अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुजाहिद हसनैन और आप देख रहे हैं स्टार्टिंग आउट प्रोग्रामिंग। इस लेक्चर के अंदर हम डीएसए फॉल 2024 का एक लेक्चर डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है टाइम कम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड। अब टाइम कम्प्लेक्सिटी के लेक्चर्स हमने अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं, तो बीच में एक चीज़ जो आपको और बतानी चाहिए थी वो उसी से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो खैर ये क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक लूप है और एज यूजुअल हम इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले इंट आई इज इक्वल टू 0, इसके लिए स्टेप काउंट आ जाएगा हमारे पास 1। फिर उसके बाद है आई लेस देन एन। अब ये जो हमारे पास लूप की कंडीशन होती है ना, तो यूजुअली लूप की कंडीशन के लिए ये होता है कि जितनी दफ़ा लूप ने चलना है साथ में जो है ना एक टाइम जब कंडीशन फॉल्स होगी तब तक ये चलेगा। लेकिन अगर आप देखो तो यहाँ पे ना एक हमारे पास कंडीशन लगी हुई है लूप के अंदर, और लूप के अंदर ये कंडीशन ये है कि जैसे ही हमारे पास जो आई की वैल्यू है ना वो n डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल होगी ना, तो लूप जो है वो ब्रेक हो जाए। तो हमारे पास फिर इसका मतलब क्या है कि जब जैसे ही हमारा जो लूप है ना उसमें आई की वैल्यू n डिवाइडेड बाई 2 पे जाएगी तो हमारा लूप जो है वो खत्म हो जाएगा, उससे मजीद नहीं चलेगा। तो इस केस में हमारे लूप की जो कंडीशन है वो फिर कितनी दफा टेस्ट होगी, वो n डिवाइडेड बाई 2 टाइम टेस्ट होगी। फॉल्स वाला पार्ट उसमें आएगा ही नहीं। हमारे पास ये जो लूप की कंडीशन है कितने टाइम के लिए ये एग्जीक्यूट होगी, n डिवाइडेड बाई 2 के लिए एग्जीक्यूट होगी। फिर ये जो अपडेशन वाला पार्ट है, क्योंकि जितनी दफा लूप ने चलना है इसने भी उतनी दफा ये एग्जीक्यूट होना होता है, तो इसके लिए भी आ जाएगा n डिवाइडेड बाई 2। अब ये जो इफ की कंडीशन है, जितनी दफा लूप ने चलना है ये उतनी दफा जो है ना ये चेक लाजमी होगी। तो लूप ने चलना कितनी दफा है, n डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स। और जैसे ही i की वैल्यू n डिवाइडेड बाई 2 होगी तो ये इफ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये ब्रेक वाली स्टेटमेंट जो है ना ये एग्जीक्यूट होगी। और ब्रेक वाली स्टेटमेंट जो है ना सिर्फ एक दफा एग्जीक्यूट होगी और जैसे ये एग्जीक्यूट होगी लूप खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद ये जो सी आउट की स्टेटमेंट है ये भी उतनी दफा ही एग्जीक्यूट होगी जितनी दफा लूप ने चलना है, तो इसके लिए भी हमारे पास क्या आ जाएगा, n डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अब इस सारे को हम प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 4n डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2, और ये हमारे पास आ जाएगा 2n प्लस 2। और इसमें हमारे पास जो g ऑफ n है, यानी जो हमारे पास डोमिनेटिंग टर्म है वो क्या है, वो n है। तो हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होती है, बिग ओ ऑफ g ऑफ n। तो हमारे पास g ऑफ n क्या है, हमारे पास n है, तो बिग ओ ऑफ n इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है हमारे पास निकल के आ जाए। फिर सेकंड क्वेश्चन है लिंक लिस्ट से रिलेटेड। यहाँ पे हमें एक स्ट्रक्चर दिया गया है जिसका नाम है नोड, और इस स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास किस टाइप का डाटा हो सकता है, एक तो इंटीजर टाइप का डाटा होगा, दूसरा इसी नोड का ही जो है ना एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट होगा जिसका नाम है नेक्स्ट, और फिर इसका एक जो है ना हमने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है। और इस पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में क्या होगा कि जो भी वैल्यू हम पास करेंगे वो डाटा को असाइन होगी और उसके नेक्स्ट पे जो है ना वो नल असाइन हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास एक लिंक लिस्ट की क्लास है जिसमें सिर्फ हेड वाला पॉइंटर है, उसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, उसमें हम हेड को नल असाइन करवा रहे हैं, और एक फंक्शन है जिसका नाम है इंसर्ट एट एंड। अब जो लिंक लिस्ट की वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें हमारे पास हेड के साथ एक टेल वाला पॉइंटर भी था। तो अगर हमारे पास टेल वाला पॉइंटर नहीं होगा तो उस केस में हमारे पास जो इंसर्ट एट एंड है वो बिग ओ ऑफ एन का टाइम ले जाता है, और अगर टेल वाला होगा तो देन हमारे पास बिग ओ ऑफ 1 का टाइम लगता है। तो अगर आपने वो वाला देखना है स्पेसिफिक, जिसमें हो सकता है वो पेपर चेंज करके ये बोल दे कि इंसर्ट एट एंड को इस तरह इंप्लीमेंट करें कि बिग ओ ऑफ 1 का टाइम लगे, तो अगर वो करना है तो फिर वो टेल वाला आपको देखना पड़ेगा। अभी ये जो बिग ओ ऑफ एन के अंदर इंप्लीमेंटेशन है जो इसने पूछी है अभी हम ये देख लेते हैं। अब इसमें सबसे पहले तो ये कि अगर हमारे पास हेड जो है ना वो नल होगा तो उस केस में जो हमारा कोड बनेगा वो हमने लिखना है। और फिर अगर हमारा जो हेड है नल नहीं है, अगर यानी हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं है, तो उस केस में हमारा कोड क्या बनेगा हमने ये देखना है। तो ये कोड मैंने लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ और साथ में बताता हूँ कि ये वर्किंग इसकी क्या होगी। तो सबसे पहले जैसे वहां पे भी एक स्टेटमेंट थी नोड स्टैटिक न्यू नोड, हमने एक नोड क्लास का जो है ना या नोड स्ट्रक्चर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसका नाम है न्यू नोड, और ये पॉइंटर है इसको हमने डायनेमिक मेमोरी एलोकेट की, और डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करते हुए नोड के अंदर हमने एक पैरामीटर पास किया x, जो यहाँ पे एज पैरामीटर आया था। तो हमारे पास एक नोड क्रिएट हो जाएगा और उस नोड के डाटा वाले पार्ट में क्या होगा, x होगा। और जो कंस्ट्रक्टर था, कंस्ट्रक्टर में हमारे पास जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो क्या क्रिएट कर रहा था, वो नल नल उसको असाइन करवा रहे थे। अब सपोज करें अगर हमारे हेड के अंदर जो है ना नल होगा, यानी अगर हमारी लिंक लिस्ट जो है वो एम्प्टी होगी, तो यहाँ पे नॉट का ऑपरेटर भी हमने लगाया हुआ है, तो ये नॉट नल जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और जैसे ये ट्रू होगा तो हम क्या कर देंगे, हेड को न्यू नोड से इनिशियलाइज करवा देंगे,
यानी वो जो हमने नया नोड क्रिएट किया होगा उसके ऊपर हम अपना हेड वाला जो पॉइंटर है वो मूव कर देंगे। लेकिन अगर हमारे पास जो है ना ये इफ की कंडीशन जो है ना ये फॉल्स हो जाती है, हमारा जो हेड है वो एम्प्टी नहीं है, तो उस केस में फिर ये हमारा एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अब कोड के अंदर उन्होंने ना यहाँ पे एल्स कोई नहीं लिखा, उसने डायरेक्टली जो है ना व्हाइल की ये जो स्टेटमेंट है ना ये लिख दी है, और ये साथ में जो है ना ये नोट स्टैटिक टेम्प इज इक्वल टू हेड, ये दो स्टेटमेंट लिख दी है। तो आपने ये एल्स वाला पार्ट लिखना है, वरना ये जो इफ की कंडीशन है ये ट्रू हो या ना हो, ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है ना ये तो लाजमी एग्जीक्यूट होगा। तो अगर हमारी इफ की कंडीशन ट्रू होगी तो एक दफा वो न्यू नोड जो है वो हेड पे भी ऐड हो जाएगा, और एक दफा उस हेड से पहले भी ऐड हो जाएगा, तो वो दो दफा ऐड हो जाएगा। तो आपने ये बीच में जो एल्स वाला पार्ट है वो लाजमी लिख लेना है कि अगर ये इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाए तो देन ये नीचे वाला पार्ट जो है ना ये एग्जीक्यूट ना हो। अब ये एल्स वाले पार्ट के अंदर क्या होगा, हमने सबसे पहले एक टेम्परेरी नोड लिया, और टेम्परेरी नोड लेने के बाद हमने उसको जो है ना वो हेड से इनिशियलाइज करवा दिया। अब हेड से इनिशियलाइज करवाने के बाद हमने एक वाइल का लूप लगाया कि जब तक टेम्प के नेक्स्ट के ऊपर कोई नोड पड़ा हुआ है, यानी सपोज कर लें अगर हमारे पास लिस्ट है और उसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, तो हमारा टेम्प कहाँ पे आया, वेरी फर्स्ट नोड के ऊपर आया। तो टेम्प एरो ऑपरेटर नेक्स्ट जो है उससे आगे ये वाला नोड पड़ा हुआ है, तो नल नहीं है तो इट मींस के ट्रू होगा। तो हम लूप के अंदर आएंगे, लूप के अंदर आके टेम्प इज इक्वल टू टेम्प एरो ऑपरेटर गेट नेक्स्ट, टेम्प को हम जो है नेक्स्ट नोड के ऊपर भेज देंगे, इससे पीछे वाले से हटा देंगे। फिर अगेन हम टेम्प एरो ऑपरेटर नेक्स्ट करेंगे, तो हमारे पास जो है ना ये वाला लूप, ये वाला जो नोड है ये गेट होगा, और ये वाला नोड जब गेट होगा तो लूप की कंडीशन ट्रू होगी, हम अगेन जो टेम्प है उसको एक स्टेप आगे मूव कर देंगे। फिर उसके बाद वाइल की कंडीशन अगेन चेक होगी। अब जब वाइल की कंडीशन चेक होगी तो इससे नेक्स्ट पे क्या पड़ा हुआ है, नल पड़ा हुआ है, इससे नेक्स्ट पे क्योंकि कुछ भी नहीं है, तो वाइल की कंडीशन में जैसे ही नल आएगा तो ये फॉल्स हो जाएगी, हम लूप से बाहर आएंगे, और टेम्प किस नोड के ऊपर है, लास्ट वाले नोड के ऊपर है। तो टेम्प एरो ऑपरेटर नेक्स्ट से हम क्या करेंगे कि लास्ट वाले नोड के ऊपर हम न्यू नोड को ऐड कर देंगे। तो यूं हम जो है ना अपनी इंसर्ट एट एंड की इंप्लीमेंटेशन करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल बेसिक इंप्लीमेंटेशन है सिर्फ हेड वाले पॉइंटर के साथ, और इसमें हमें जो टाइम लगता है वो बिग O ऑफ n का लगता है। बिग O ऑफ n का टाइम क्यों लगता है, क्योंकि हमने एक लूप लगाया हुआ है जो फर्स्ट से लास्ट तक जो है वो नोड्स को ट्रेवर्स करता है। फिर उसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें वो बोल रहा है कि हमारे पास एक डेटाबेस सिस्टम है जो हैश टेबल को यूज करता है इंडेक्सिंग करने के लिए, और यूजर जो है ना फ्रीक्वेंटली जो है ना वो जो जिन कीज को एक्सेस करते हैं ना वो 100 से 200 के बीच में होती हैं, तो उनके लिए जो है ना हमने एक हैश टेबल बनाया हुआ है। तो सपोज कर ले हमारे पास एक हैश टेबल है जिसका साइज जो है वो 100 है, और उसके हर एक जो है ना वो इंडेक्स के ऊपर जो है ना वो कोई ना कोई की का जो डाटा है ना वो स्टोर्ड है। मसलन हमारे पास जो 100 वाला इंडेक्स है वहां पे कोई डाटा स्टोर है, फिर उसके बाद हमारे पास 101 वाला इंडेक्स है, वहां पे भी कोई डाटा स्टोर है जिसको हम डायरेक्टली जो है ना फौरी तौर पे एक्सेस कर लेंगे। अब वो बोल रहा है कि क्या ये हैश टेबल जो है, क्या ये एक गुड फिट है इस सिनेरियो के लिए। तो बिल्कुल ये एक अच्छी चीज है कि अगर हम हैश टेबल यूज कर रहे हैं उस डाटा के लिए जिसको फ्रीक्वेंटली बहुत ज्यादा जो है ना एक्सेस किया जाता है, क्योंकि अगर उसको हम हैश टेबल में नहीं रखेंगे तो वो किसी और डाटा स्ट्रक्चर में होगा। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है वो ट्रीज के अंदर हो, तो अगर वो ट्री के अंदर भी है तो ट्री के अंदर भी हमारे पास उस स्पेसिफिक की को ढूंढने में हमें log ऑफ n का टाइम लग जाएगा। या फिर हो सकता है कि वो किसी अरे डाटा स्ट्रक्चर के अंदर हो, अरे डाटा स्ट्रक्चर के अंदर अगर हमारे पास अरे सॉर्टेड नहीं होगी तो हमें बिग O ऑफ n का टाइम लगेगा, और अगर अरे सॉर्टेड होगी तो उसमें भी हमें log ऑफ n का टाइम लग जाएगा। तो अदर देन हैशिंग, हैशिंग के अलावा बाकी कोई भी जो सर्चिंग का मेथड है ना उसमें हमें बिग O ऑफ n या log ऑफ n का टाइम लग जाएगा। तो इस केस में हमारे पास ये जो हमने हैश टेबल का यूज किया है ये एक गुड फिट है इस सिनेरियो के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें वो बोल रहा है कि एक ट्री का इन ऑर्डर हमें जो है ना वो दिया हुआ है, तो ये हमें इन ऑर्डर दिया हुआ है इसका, और इसमें हमारा रूट क्या है 10 है। अब इन ऑर्डर में हमारे पास क्या होता है कि हम पहले लेफ्ट को लिखते हैं, देन उसके बाद हम रूट को लिखते हैं, और फिर उसके बाद हम राइट को लिखते हैं। तो दरमियान में हमारा क्या होता है, रूट होता है, और उसके दूसरी साइड पे जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी क्या है उसकी राइट साइड पे है, और इस साइड पे जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी क्या है उसकी लेफ्ट साइड पे है। तो अगर हमारा ये जो 10 है ये दरमियान में है तो इसको उसने ऑलरेडी हमें बता भी दिया ये क्या है, ये रूट है। तो इससे इस साइड पे जितनी भी वैल्यूज हैं ये क्या होंगी, ये उसके राइट पे है, और ये इस साइड पे जितनी भी वैल्यूज हैं ये क्या है, ये इसके लेफ्ट के ऊपर है। तो हमारे पास एक ट्री बनेगा जिसका रूट क्या है 10, और उसकी लेफ्ट साइड पे हमारे पास कौन सी वैल्यूज आ रही हैं 2, 5 और 7, और उसके राइट साइड पे कौन सी वैल्यूज आ रही हैं
12, 15 एंड 20। अब यहाँ पे भी हम वही सीक्वेंस हम देखेंगे, लेफ्ट, रूट एंड राइट। तो यहाँ पे रूट कौन सा होगा, 5, और 5 के लेफ्ट पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और इसके राइट पे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 15 जो है ये रूट बन जाएगा, 12 इसके लेफ्ट पे और 20 इसके राइट पे चला जाएगा। तो यूं हम क्या कर लेंगे, इसे एक ट्री कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमने BFS का ट्रैवर्सल करना है ट्री का। अब ट्री के दो तरह के ट्रैवर्सल होते हैं, एक BFS जिसमें हम लेवल ऑर्डर करते हैं जो कि इस क्वेश्चन के अंदर करेंगे, दूसरा इसका ट्रैवर्सल है DFS। अब DFS के अंदर क्या होगा, BFS के अंदर यूज होती है क्यू, और क्यू से हम सिर्फ और सिर्फ लेवल ऑर्डर कर सकते हैं, और DFS के अंदर यूज होती है स्टैक, और ट्री के अंदर हम स्टैक को यूज करके 3 ट्रैवर्सल करते हैं, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर। वो इससे पिछली के अंदर जो है ना, एक पेपर के अंदर वो 3 ट्रैवर्सल्स आए हुए थे, तो वहां पे हमने उनको किया था विद डिटेल, कैसे उसकी स्टैक को यूज करके हम जो है ना वो कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन करेंगे, सारी चीजें, सारे रूल्स उसके सारे हमने देखे थे। तो उसके लिए DFS ट्रैवर्सल ट्रीज के लिए जो है ना आप वो वाली वीडियो देख सकते हो। तो इसमें हम क्या करेंगे, BFS करेंगे। तो अब वो क्वेश्चन देखते हैं, मैंने वो सॉल्व किया हुआ है। ये हमें ट्री दिया गया था। अब सबसे पहले हम एक ले लेंगे क्यू, और इस क्यू में हम क्या करेंगे कि हमारा जो रूट है उसको हम NQ कर देंगे। अब जैसे ही हमने रूट को NQ कर लिया ना, तो रूट को हम क्यू में से ना बाहर निकालेंगे और रूट को हम भेज देंगे आउटपुट के अंदर। अब जैसे ही हमने रूट को भेजा है आउटपुट के अंदर, तो हमने क्या किया कि इससे कनेक्टेड जितने भी नोड्स थे, ये लेवल 0 पे है, और इससे कनेक्टेड नोड्स कहाँ पे हैं, लेवल 1 के ऊपर। तो लेवल 1 के ऊपर जितने भी नोड्स थे ना, वो सारे के सारे हमने कहाँ पे भेज दिए, क्यू के अंदर। अब क्यू में यहाँ पे हमारे पास टॉप पे कौन सा एलिमेंट है, बी, तो हम बी को आउटपुट के अंदर भेजेंगे, और बी से जितने भी कनेक्टेड नोड्स होंगे जो कि लेवल 2 के ऊपर है, तो उन सारे के सारे नोड्स को हम क्या करेंगे, क्यू के अंदर भेज देंगे। फिर इसी तरह हमारे पास जो है ना वो टॉप पे आ गया सी, तो सी को हम भेजेंगे आउटपुट के अंदर, और इसको आउटपुट पे भेजने के बाद हम जो इससे आगे कनेक्टेड नोड्स हैं जो कि लेवल 2 के ऊपर है, हम उन सारे नोड्स को कहाँ पे भेज देंगे, क्यू के अंदर भेज देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे टॉप पे डी आएगा, डी से आगे कोई भी कनेक्टेड नोड नहीं है लेवल 3 के ऊपर, तो डी सिंपली आउटपुट के अंदर चला जाएगा। फिर ई आएगा, ई से भी आगे कोई भी कनेक्टेड नोड नहीं, ई भी कहाँ पे चला जाएगा, आउटपुट के अंदर चला जाएगा। देन एफ आएगा, एफ भी कहाँ पे चला जाएगा, आउटपुट के अंदर चला जाएगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमारे से ना डिफरेंस पूछा गया बिटवीन BFS एंड DFS। अब जो BFS है ना, इन दोनों के बीच में हमने जो डिफरेंस बताना है वो विद रिस्पेक्ट टू डाटा स्ट्रक्चर यूज जो है ना उसके हिसाब से बताना है। तो इसके अंदर हम क्यू यूज करते हैं BFS के अंदर, और DFS के अंदर हम स्टैक को यूज करते हैं। और ये हमारे पास कौन सा डाटा स्ट्रक्चर है, ये FIFO डाटा स्ट्रक्चर है, और ये हमारे पास कौन सा है, ये LIFO डाटा स्ट्रक्चर है। अब जो BFS है उसमें हम क्या करते हैं कि हम लेवल बाय लेवल जो है ना वो चीजों को एक्सेस करते हैं, कि सबसे पहले हमारे पास लेवल 0 हम जो है ना उसको ट्रैवर्स करेंगे। लेवल 0 पे अमूमन सिर्फ एक नोड होता है जिससे हम स्टार्ट लेते हैं, जैसे इस केस में हमारे पास इस ट्री का जो है वो रूट था। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि जब हम लेवल 0 को हमने एक्सेस कर लिया ना, तो देन हम क्या करते हैं कि लेवल 1 के जितने भी नोड्स होते हैं हम उनको इंक्लूड कर देते हैं। तो जो नेबरिंग नोड्स हैं, जितने भी नेबरिंग नोड है, पहले उनको हम विजिट करते हैं, फिर उसके बाद हम जो है ना आगे जाते हैं। लेकिन जो स्टैक है या लीफो है, DFS, इसमें क्या होता है हमारे पास, अगर आप ग्राफ में भी देखो ना, तो हम क्या करते हैं कि सपोज कर लें अगर हमने A से स्टार्ट लिया, तो A से आगे अगर हमारे पास जो है ना वो 2-3 नोड कनेक्टेड होंगे भी ना, तो हम उन दोनों की तरफ नहीं जाएंगे, हम सिर्फ एक की तरफ जाएंगे। हो सकता है हम A से गए C पे, C से आगे फिर D कनेक्टेड है, हम वहां पे चले गए, D से आगे फिर E कनेक्टेड है, हम वहां पे चले गए, और फिर जब D से आगे कहीं पे जाने का कोई रास्ता नहीं, तो फिर हम यहाँ से बैक ट्रैक करेंगे, बैक ट्रैक करके वापस A पे आएंगे, और फिर यहाँ से हम B के ऊपर जाएंगे। तो हम DFS के अंदर क्या करते हैं कि हम पहले डेप्थ में विजिट करके आते हैं, फिर उसके बाद किसी रिमेनिंग नेबरिंग नोड को जो है ना हम विजिट करते हैं। तो दोनों में ये बेसिक डिफरेंस है, एक पहले जो है वो अपने नेबरिंग नोड जो नियरेस्ट है उनको विजिट करता है, और दूसरा जो है ना वो पहले डेप्थ में जाता है और जो लीफ के ऊपर नोड्स होते हैं उनको विजिट करके आता है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें वो बोल रहा है कि आपको एक ये अरे दी गई है, तो इस अरे का साइज है 13। बोल रहा है कि आपने काउंट करना है नंबर ऑफ कंपैरिजंस मेड बाय बबल सॉर्ट। अब सिंपली उसने सिर्फ बबल सॉर्ट बोला है, ना कि उसने ये बोला है कि मॉडिफाइड बबल सॉर्ट। अच्छा, एक और पेपर के अंदर ना इसी तरह का क्वेश्चन आया हुआ था, लेकिन उसके अंदर ना कोड लिखा हुआ था, और कोड भी लिखा हुआ था मॉडिफाइड बबल सॉर्ट का।
अब उसके अंदर हमें जो है ना उसने ये बोला था कि आपके पास जो है ना सपोज कर लें एक 10 साइज की अरे है और वो रिवर्स ऑर्डर के अंदर है। यानी अगर सपोज कर लें उसके मेंबर्स है ना लाइक 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। तो ये इस तरह रिवर्स मैनर के अंदर ना आपको एक अरे दी गई है और मॉडिफाइड बबल सॉर्ट जो है ना आप यूज कर रहे हो। तो वो बोल रहा है उसमें उसने पूछा था कि वर्स्ट केस के अंदर जो है ना हमारे पास कितने स्वैप्स होंगे, या फिर अगर वो ये पूछ ले कि कितने अरे राइट्स होंगे, तो कोई भी चीज अगर वो पूछेगा ना कि वो काउंट करके बताएं, और या फिर ये इस तरह का जो भी ये क्वेश्चन आएगा तो दोनों में आंसर जो है ना वो सिमिलर ही आएगा। अब वो सिमिलर कैसे होगा? सबसे पहले तो ये कि जो बबल सॉर्ट है उसके अंदर हमारे पास जो है ना n-1 पासिस होंगे। मॉडिफाइड की बात नहीं कर रहा, ये सिंपल जो बबल सॉर्ट है उसकी बात कर रहा हूँ। n-1 पासिस होंगे, तो इस केस में अगर हमारे पास जो है ना वो 13 साइज है तो कितने पासिस होंगे? 12 पासिस होंगे। अब जो वेरी फर्स्ट पास है ना, फर्स्ट पास के अंदर हमारे पास जो है ना n-1 जो है ना एग्जीक्यूशंस होंगी, यानी n-1 जो है ना हमारे पास कंपैरिजंस होंगे, क्योंकि हमने वेरी फर्स्ट एलिमेंट से लेके लास्ट एलिमेंट तक जो है ना हर एक दो एलिमेंट को जो है क्या करना है, उनका आपस में कंपैरिजन करते जाना है। तो ये मतलब मुझे कैसे पता है कि n-1 ही होंगे इसके अंदर भी? ये मैंने एक जो है ना एक पास जो है ना वो कंप्लीट मैंने किया, तो फर्स्ट पास के अंदर जो है ना वो 12 कंपैरिजन होंगे, और जब फर्स्ट पास कंप्लीट होगा तो जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है वो कहाँ पे चली जाएगी? एंड के ऊपर। अब जो सेकंड पास आएगा उसमें मुझे ऑलरेडी पता है कि जो लास्ट वैल्यू है वो क्या है? वो सॉर्टेड है। तो मैं एक कंपैरिजन जो है ना वो कम करूंगा, मैं लास्ट वैल्यू को एक्सक्लूड कर दूंगा, तो मेरे पास एक कंपैरिजन कम होगा, यानी सेकंड पास के अंदर जो कितने कंपैरिजन होंगे? 11 कंपैरिजन होंगे। तो हर एक पास के अंदर जो है ना एक एक कंपैरिजन जो है ना वो कम होता जा रहा है। अगर आपको टाइम कम्प्लेक्सिटी याद होगी उसमें भी था कि अगर हमारा जो लूप है ना वो इनर लूप होता है, जो वो आफ्टर लूप की एक आइट्रेशन के ऊपर जो है ना वो एक दफा एग्जीक्यूट करता है, और जो उसकी nth आइट्रेशन है उसके ऊपर वो n टाइम एग्जीक्यूट करता है। तो वो ऑन एवरेज जो है ना वो हमारे पास कितनी दफा एग्जीक्यूट करेगा? n डिवाइडेड बाई 2। तो अगर मैं इसकी ये जो इनर कंपैरिजंस को जो है ना वो मैं n डिवाइडेड बाई 2 ले लूं, तो मेरे पास n क्या है? मेरे पास 13, उसको मैं डिवाइड करूं 2 से, फिर ये 2 इससे कट के कितना रह जाएगा? 6। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 13 मेरे पास आ जाएगा 78। तो अब मुझे यहाँ पे सिर्फ अरे का साइज पता चलने से पता चल गया कि इसके अंदर वर्स्ट केस के अंदर कितने कंपैरिजंस हो सकते हैं? 78 हो सकते हैं। अब एक दफा इनको मैं कैलकुलेट भी करवा देता हूँ। अब ये जो दूसरा क्वेश्चन था ना मॉडिफाइड बबल सॉर्ट वाला, जो एक दूसरे पेपर के अंदर आया हुआ है, और उसमें उसने हमें बताया कि अरे का साइज 10 है और वो रिवर्स मैनर के अंदर दी हुई है। अब अगर अरे इस तरह से एक रिवर्स मैनर में होगी ना, यानी कोई भी एलिमेंट जो है ना वो सॉर्टेड पोजीशन के अंदर नहीं है, एक सिंगल एलिमेंट भी, तो यहाँ पे चाहे वो मॉडिफाइड बबल सॉर्ट दे, चाहे वो जो है ना वो सिंपल बबल सॉर्ट दे, उसके अंदर भी आप ये सेम जो है ना वो इक्वेशन यूज कर सकते हो, n इंटू एन डिवाइडेड बाई 2। तो आप सिंपली यहाँ पे जो 10 है, सॉरी n-1 इंटू एन डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि हमारे पास पासेस कितने होंगे? n-1 होंगे, और उनके अंदर कंपैरिजंस कितने होंगे? n डिवाइडेड बाई 2 होंगे। तो 10-1 कितना आ जाएगा? 9। और हमारे पास n क्या है? 10। 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा? 5। 9 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आ जाएगा? 45। तो उसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 45। तो बजाय आप एक रे लेके उसको एक वो कंप्लीट जो है ना वो एग्जीक्यूशन सारी करके, अब हो सकता है ना कि अगर वो यहाँ पे आपको रन टाइम पे वो ये पेपर के अंदर ये बोल दे कि अरे का साइज है 100, तो क्या आप एक 100 साइज की अरे लेके उसके वो सारे कंपैरिजन काउंट करके बताओगे? नहीं। आप लॉजिकली एनालिसिस करके एल्गोरिदम का इस एल्गोरिदम की टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड ही क्यों करते हैं, ताकि इस तरह के जो क्वेश्चंस है लाइक कंपैरिजंस कितने होंगे वर्स्ट केस के अंदर, इन चीजों को हम काउंट कर सके। आई होप सो ये फार्मूला वाला चक्कर तो आपको समझ आ गया होगा। अब ये मुझे कैसे पता है कि ये 12 ही होंगे फर्स्ट पास के अंदर, फिर उसके बाद 11 होंगे, कम क्यों होंगे? तो ये एक दफा जो है ना हम देख लेते हैं क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले तो क्वेश्चन के लिए मैंने क्या किया कि मैंने लिख दिया कि ये बबल सॉर्ट हम यूज कर रहे हैं जो कि मॉडिफाइड नहीं है, और इसके अंदर हमारे पास ब्रूट फोर्स या फिर ये सब्ट्रैक्ट एंड कंकर की टेक्निक है, और इसके के जो कंपैरिजन का कैलकुलेशन है वो सिंपली हम इसकी जो कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस है उससे कर सकते हैं। अब जो आउटर लूप है इसका वो n-1 टाइम्स चलता है, और इसको हम पासिस भी बोल सकते हैं कि हमारे पास कितने पासिस होंगे? n-1। यानी इस केस में अगर अरे का साइज 13 है तो कितने पासिस आएंगे? 12 पासिस आएंगे। और जो इनर लूप है हमारा वो कितने टाइम्स चलता है?
n डिवाइडेड बाई 2 ऑन एवरेज चलता है, क्योंकि वो फर्स्ट पास में चलता है हमारे पास n-1 टाइम्स, जो सेकंड पास है उसके अंदर हमारे पास कंपैरिजन होंगे n-2, और जो थर्ड पास है उसके अंदर हमारे पास कंपैरिजन होंगे हमारे पास n-3। तो हर दफा जो है ना एक कंपैरिजन जो है ना वो कम हो जाता है। तो ऑन एवरेज जो है ना हमारे पास ये n डिवाइडेड बाई 2 कंपैरिजन हम इनको कैलकुलेट कर लेंगे। अब इस फार्मूला में अगर हम जो है ना वो वैल्यूज पुट करें, तो फार्मूलाज में वैल्यू पुट करके हमारे पास जो ऊपर आंसर हमने निकाला था वो क्या था, 78। अब इसको क्योंकि उसने क्वेश्चन हमें दे दिया 15 मार्क्स का, तो सिर्फ इतना करके देना इनफ नहीं लग रहा कि इतना करने से वो आपको 15 पूरे नंबर दे दे। तो आप लोग क्या करोगे, जो गिवन अरे है, गिवन अरे का एक पास करके दिखाओ कि पास 1 जो है ना हम करके दिखाते हैं कंप्लीट। अब इसके अंदर होता क्या है, सबसे पहले जो पहली दो वैल्यू है इनका आपस में कंपैरिजन होगा पास 1 के अंदर, एक कंपैरिजन हो गया। अब अगर हमारी ये जो फर्स्ट वैल्यू है वो ग्रेटर है सेकंड वैल्यू से, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो हम इन दोनों की लोकेशन आपस में क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे। तो 3 और 5 की लोकेशन आपस में स्वैप हो जाएगी। फिर जो अरे के अंदर नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स हैं अपडेटेड अरे के अंदर, इन दोनों का आपस में कंपैरिजन करेंगे। तो दो कंपैरिजन हो गए हमारे पास। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट दो एलिमेंट्स हैं, क्योंकि अभी अरे अपडेट नहीं हुई, हमारी जो कंडीशन थी वो फॉल्स हो गई थी, तो 6 ग्रेटर देन 6, 8 ग्रेटर देन 6 जो है ये ट्रू हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 8 और 6 को आपस में स्वैप कर देंगे। अब जब इनको स्वैप कर देंगे तो हमारे पास अपडेटेड अरे आ जाएगी। इस अपडेटेड अरे के अंदर जो नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स है हम इनका कंपैरिजन करेंगे। तो 4 कंपैरिजंस हो गए। ऐसे ही जो है ना हम हर दफा जो है ना दो एडजेसेंट जो एलिमेंट्स हैं इनका कंपैरिजन करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। तो हमारे पास फर्स्ट पास के अंदर जो है ना वो 12 कंपैरिजंस हुए हैं, और 12 कंपैरिजन होने के बाद हमारे पास क्या हुआ है कि जो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट था 25 वो लास्ट पे चला गया। अब इससे नेक्स्ट पास के अंदर जो कि पास 2 होगा, पास 2 के अंदर हम सिर्फ इतनी अरे के लिए कंपैरिजंस करेंगे, क्योंकि ये कहाँ पे चला गया, ये अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पे चला गया। अब इसको मजीद छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर अरे में से एक एलिमेंट कम होगा तो एक कंपैरिजन भी कम हो जाएगा। तो पास 2 के अंदर क्या होंगे, 11 कंपैरिजंस होंगे। इसी तरह फिर पास 3 है जो, उसके अंदर 10 कंपैरिजंस होंगे। फिर पास 4 के अंदर कितने कंपैरिजंस होंगे, 9। पास 5 के अंदर कितने कंपैरिजंस होंगे, 8। हर दफा जो है ना एक कंपैरिजन कम होता जाएगा। और जैसे ही हम पास 12 के ऊपर जाएंगे ना तो हमारे पास जो है ना वो सिर्फ एक कंपैरिजन होगा। और हम पास 13 पे क्यों नहीं जाते, क्योंकि अगर हम यहाँ पे लिखते हैं ना पास 13, तो पास 13 में तो कंपैरिजन ही जीरो होना है, इसलिए हम पास 13 पे कभी जाते ही नहीं। हमारे पास n-1 जो है ना पासिस होते हैं। अब अगर इन सारी वैल्यूज को हम प्लस करें, तो सारी वैल्यूज को प्लस करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 78 आ जाएगा। तो जो कि हमने वो फार्मूला से वैल्यू कैलकुलेट की थी वही निकल के आई। आई होप सो इस क्वेश्चन की आपको अच्छे से समझ आ गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो बोल रहा है लिंक लिस्ट से है, और वो सॉर्टेड लिंक लिस्ट है, यानी उनके अंदर जो नोड्स की वैल्यूज हैं वो सॉर्टेड मैनर के अंदर पड़ी हुई है। तो वो बोल रहे हैं कि आपने इन दो जो लिंक लिस्ट है उन दोनों को मर्ज करना है, और मर्ज करके भी जो है ना वो क्या बने, एक सिंगल सॉर्टेड जो है ना वो लिंक लिस्ट बने। अब जो उसने हमें जो थोड़ी सी इंप्लीमेंटेशन दी है उसमें क्या है, एक फंक्शन है और फंक्शन का नाम है मर्ज लिस्ट, और वो रिटर्न हमें क्या करवाता है, हमें नोड नोड जो है ना कोई एक रिटर्न करवाएगा। और इसके अंदर हम जो है ना वो दो नोड जो है ना वो इंसर्ट करवा भी रहे हैं। अब जो दो नोड हम इंसर्ट करवा रहे हैं ना वो इन दो लिंक लिस्ट के क्या होंगे, हेड नोड्स होंगे मोस्ट प्रोबेबली, ताकि हम उनको एक्सेस कर सके। अब अगर तो हमारी इन दोनों जो दो नोड हमने पास करवाए उसमें से सपोज कर लें अगर L1 जो है ना वो एम्प्टी है, यानी वो नल है, अगर तो जो हमारी लिंक लिस्ट रिटर्न होगी वो कौन सी होगी, L2 होगी। क्योंकि अगर हमें दो लिंक लिस्ट दी गई है, एक खाली है, तो दोनों को मर्ज करने पे जो दूसरी जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं वही आएंगे सिर्फ, तो हम L2 को रिटर्न करवा देंगे। और अगर L2 जो है वो एम्प्टी है तो हम L1 को रिटर्न करवा देंगे। यानी अगर हमें दो जो है ना हमने लिंक लिस्ट जो है वो हमने मर्ज करके देनी है, और एक के अंदर 0 एलिमेंट्स है और दूसरे के अंदर 10 एलिमेंट्स हैं, तो दोनों को मर्ज करके 10 एलिमेंट्स ही आएंगे। तो वो जो हमारे पास जो एम्प्टी नहीं है हम उसको रिटर्न करवा देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे ना एक इफ की कंडीशन लिखी हुई है, इफ L1 एरो ऑपरेटर डाटा इज लेस देन और इक्वल टू L2 एरो ऑपरेटर डाटा। अब यहाँ पे ना उसने हमें कंप्लीट जो है ना वो मिसिंग कोड के लिए जो है ना वो टेम्पलेट नहीं दी। क्यों नहीं दी, ये आगे इसके सोल्यूशन में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लेंगे, एक लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट लेंगे। अब ये लिंक लिस्ट का हमने ऑब्जेक्ट क्यों लिया है,
इस लिंक लिस्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर हमारी वो जो होगी ना सिंगल सॉर्टेड लिंक लिस्ट, हम उसके जो कॉन्टेंट्स हैं हम वो यहाँ पे इसके अंदर स्टोर करेंगे। और फिर हम एक वाइल का लूप लगाएंगे कि जब तक हमारा L1 और L2 जो है ना ये दोनों एम्प्टी नहीं हो जाते, या इन दोनों में से कोई एक एम्प्टी नहीं हो जाता, तो तब तक ये वाइल का लूप जो है ना वो रन करता रहेगा। अब इस वाइल के लूप के अंदर वो इफ की कंडीशन लगेगी, क्योंकि अगर सिर्फ एक लूप के बगैर हम सिर्फ एक कंडीशन लगाते हैं ना तो वो तो सिर्फ एक टाइम एग्जीक्यूट होगी, बाकी के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो कभी भी उसके अंदर कॉपी नहीं होंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक वाइल का लूप लगाएंगे और वाइल का लूप तब तक रन होगा जब तक हमारे जो दोनों एलिमेंट्स है ना उन दोनों में से कोई एक जो है ना अपने सारे एलिमेंट्स जो है वो दूसरी अरे के अंदर कॉपी नहीं करवा देता। मसलन यहाँ पे आप सपोज करो हमारे पास दो लिंक लिस्ट है, एक के अंदर दो एलिमेंट्स हैं और एक के अंदर हमारे पास तीन एलिमेंट्स हैं। अब जो वेरी फर्स्ट आइटरेशन है उसमें L1 कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ये यहाँ पे, और L2 जो है वो यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट नोड को दोनों पॉइंट कर रहे हैं। अब हम चेक करेंगे इफ L1 एरो ऑपरेटर डाटा इज लेस देन और इक्वल टू L2 एरो ऑपरेटर डाटा, कि अगर जो L1 का यहाँ पे डाटा है ना वो इसके दूसरे L2 के डाटा से छोटा या बड़ा है, तो सपोज कर ले यहाँ इसके अंदर है 1 और इसके अंदर है 2, तो कंडीशन ट्रू होगी। तो हम जो हमने ये जो लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट लिया था उसके अंदर हम इंसर्ट एट एंड करेंगे, जो L1 का डाटा ना उसको हम इंसर्ट करेंगे और फिर L1 को हम क्या कर देंगे, एक स्टेप जो है ना आगे मूव कर देंगे सेकंड नोड के अंदर, और फिर अगेन हमारे पास जो है ना वो आइटरेशन होगी। अब सेकंड कंडीशन जो है ना वो चेक होगी कि जो L1 का डाटा है ना, अब सपोज करें L1 का डाटा 3, तो क्या वो L2 के डाटा के छोटा या बराबर है, तो कंडीशन फॉल्स। हम एल्स वाले पार्ट के अंदर जाएंगे और लिस्ट के अंदर L2 का जो डाटा है जो कि 2 है, तो हमारे पास पहले 1 आ गया, फिर उसके बाद अब 2 आ जाएगा, वो इंसर्ट करेंगे और L2 को भी क्या करेंगे, एक स्टेप जो है हम आगे मूव कर देंगे। अब सपोज कर लें यहाँ पे 4 पड़ा हुआ है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट आइटरेशन होगी। नेक्स्ट आइटरेशन में हमारे पास ये चेक होगा कि अगर जो L1 का डाटा क्या वो छोटा या बड़ा है L2 के डाटा से, तो 3 जो है वो छोटा है, तो हमारे पास कंडीशन ट्रू होगी। तो हम जो है ना वो लिस्ट के अंदर जो है वो 3 को ऐड करेंगे और L1 को एक स्टेप जो है ना वो आगे मूव कर देंगे। अब जैसे ही L1 को एक स्टेप आगे मूव करेंगे तो हमारे पास L1 में क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। अब जैसे ही नल आएगा तो हमारे पास ये जो वाइल की कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगी और हम लूप से बाहर आ जाएंगे। अब लूप के अंदर हमारे पास जो अभी ना सिर्फ ये 3 एलिमेंट्स हैं और ये जो हमारे पास जो है ना L2 के ये जो रिमेनिंग दो ये जो है ना एलिमेंट्स, ये अभी हमने इंक्लूड नहीं किए। अब ये कैसे इंक्लूड होंगे, मैंने लूप से बाहर आके ना कंडीशन लगाई है कि अगर L1 जो है ना अभी वो स्टिल जो है ना उसके अंदर नल नहीं आया, लेकिन L1 के अंदर क्या है, नल आ चुका है, तो ये इफ की कंडीशन कभी भी ट्रू नहीं होगी, तो ये वाला पार्ट तो कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर मैंने जो है ना L2 के लिए भी कंडीशन लगाई हुई है, लेकिन L2 जो है वो अभी तक जो है वो फॉल्स नहीं हुआ, उसके भी दो एलिमेंट्स हैं। तो हम क्या करेंगे कि जब तक L2 जो है ना वो नल नहीं ना हो जाता तब तक उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हम उस लिस्ट के अंदर जो है ना एट द एंड इंसर्ट करते रहेंगे और उसको एक एक स्टेप आगे भी मूव करेंगे। दो आइटरेशंस के बाद L2 में भी क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा और हमारे पास लूप की कंडीशन फॉल्स होगी और हम लूप से बाहर आ जाएंगे। और फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, उस लिस्ट का जो हेड वाला नोड है वो रिटर्न करवा दें, क्योंकि इसकी जो रिटर्न टाइप है वो क्या है, वो नोड है। रिटर्न टाइप अगर लिंक लिस्ट होती तो हम यहाँ से उस लिंक लिस्ट को ही रिटर्न करवा देते, रिटर्न टाइप नोड थी तो इसलिए हमने उसका क्या किया, हेड नोड जो है वो रिटर्न करवा दिया। आई होप सो आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। मजीद लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर लें। शुक्रिया।